नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जियोग्राफी के सेक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं 8th चैप्टर में मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। दोस्तों, ये NCERT का तारतम्य है और कक्षा 7 का पाठ्यक्रम। शुरू करते हैं हम इसको। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वे एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी और जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। देखिए, यहाँ पर जो चित्र है उसमें विभिन्न भागों के निवासी हैं, उनको बारे में दिखाया गया है। ये अलग अलग क्षेत्र जहाँ पर लोग अलग अलग प्रकार के रहते हैं, उसको इस कोलाज के फॉर्म में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तानों से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं और कुछ गर्म नम वर्षा वनों में से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं और कभी समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और जीवन की शुरुआत से में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। ये हमने आपको बताया था कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ होता है, जहाँ पे गर्म और शुष्क स्थान होते हैं, जहाँ पर जो धूप है भूमध्य रेखा पर पड़ती है, और ये जो स्थान है वो कहाँ पर होते हैं, मध्य रेखा और मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में होती है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ये कहां से निकलती है? पश्चिम में पर्वतों से निकलकर अंध महासागर में कैसे पहुंचती है, सुने। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ये नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन स्थानों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए, अब ये जो चैप्टर है इसमें आपको अमेजन नदी दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा के आसपास 10 डिग्री नीचे और 10 डिग्री ऊपर के बीच में ही अमेजन नदी क्या हो रही है, बह रही है। और ये जो है कौन सी, इस नदी से बहुत सारी नदियाँ क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। जो नदियाँ आपस में मिलती हैं और उसमें क्या बनाती हैं, नदी का बेसिन बनाती हैं। और यही अभी अपन ने पढ़ा। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में से मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है। क्या आप जानते हो कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु के बारे में जानिए। जैसा कि अब हम और आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। आइए जानते हैं वर्षा वनों के बारे में। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ भी भूमि का सघन वन उग जाते हैं।
इन इतने घने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। क्या होते हैं? आर्किड और ब्रोमीलायड होते हैं यहाँ पर जो है परजीवी पौधों के रूप में। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। प्राणी जात की प्रचुरता होने के कारण क्या है, यहाँ पे टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले पक्षी तथा भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लाथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या मत्स्य समेत मछलियां भी विभिन्न प्रजातियां भी मतलब पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से क्या है, समृद्ध है। देखिए टेपिर है, इसका ये कहाँ पाया जाता है? ये इसी जगह पे पाया जाता है ना। ये कौन सा होता है? चींटी खाने वाला ये जीव होता है। ये क्या खाता है? चींटियों को खाता है। चलिए आगे जाने। ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित कर लेता है और इस प्रकार के जल में कौन देता है अंडा? जो मेंढक है वो अपने अंडे को यहाँ पे देते हैं। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवों पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देख अपनी जानकारी अपने सहपाठियों से बातें करें और उन्हें बताएं। वर्षा वन, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। ये मुख्यतः टेपियोका, अनन्नास एवं शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती हैं। कौन सी पद्धति होती है भाई? ये कर्तन और दहन, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती हैं। इनका मुख्य आहार मोनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं, है ना। काफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्तों के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। सन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी का उस क्षेत्र के बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़े जहां अपने पौराणिक तरीके से वह खेती कर रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होते हैं। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, धीरे धीरे वनों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। वन क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। कर्तन एवं दहन पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है। इससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग में मिट्टी के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं अपन
गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में जीवन, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है वहां के बारे में जानते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। कब होती है? जून से लेकर सितंबर के बीच होती है ना, तो जून से सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखो, उन राज्यों का नाम बताओ जहां गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन स्थित हैं। बेसिन क्षेत्र विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण से पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ का मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों पर, पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर अपन जाने, ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन नदी को अन्य नामों का जो है वो पता लगाइए। तो जहाँ पर इनको चेंज किए हैं इनके नामों को, आपने यहाँ पर इनके ब्रह्मपुत्र को भारत में गंगा के मतलब कुछ स्थानों पर गंगा, तो कहीं पे उसको पद्मा कहा जाता है। इनके बारे में एक बार आप सोचिए, मैप में देखिए और फिर आप एक बार मुझे कमेंट करिए, फिर मैं आपको उसको और अच्छे से बताऊंगा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। जूट, बांस एवं सिल्क के बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं, उन स्थानों को पता लगाएं जहां इनका निर्माण होता है। अभी अपन ने पढ़ा इनके बारे में, एक बार फिर सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, धान की खेती है, ये कमर तोड़ खेती के नाम से अपन ने इसको पढ़ा हुआ है। ये क्या होती है, इसमें जो भी व्यक्ति काम करता है, इसको क्या है, मजबूरन पूरे वक्त जो रोपाई होती है उसमें ये उनको बहुत मेहनत का काम करना होता है। असम में चाय बागान, ये असम के चाय बागानों में लोगों का देखिए किस तरीके से काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झीलों एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। यहाँ पे आगे देखें, एक सींग वाला गेंडा, ये रहा है ना, ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद ये रहा मगर,
फिर ये देखो, झील जीविका का साधन, इसको अभी अपन पढ़ते हैं, इससे पहले इसको पढ़ लेते हैं। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। ठीक है, ये देखिए वेदिकाएं बनी हुई है ना, जल का प्रवाह क्या हो, तीव्रता से ना हो, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जाता है। इसको बोलते हैं वेदिका कृषि। क्या आप जानते हो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। ये अंधी डॉल्फिन इसको बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं सुसु। झील जीविका का साधन, एक केस अध्ययन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार में मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर, राजीव और अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाली स्थानीय खरपतवार बेलिनेरिया और हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनाते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग करता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहर में भी बेचते हैं। ये समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। ये देखिए प्रदूषित झील, यहाँ पे प्रदूषित झील है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें क्या होती हैं, नहीं मिल पाती हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित बनारस शहर, देखिए कितना सुंदर शहर है और बहुत ज़्यादा डेंस है ना। आगे बढ़ते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, बनारसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदियाँ क्या हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दार्शनिक स्थल यहाँ पर हैं। मानस एवं वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसमें देखिए यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। ये कितना सुंदर बाघ है। तो हमारे इस चैप्टर में हमने जो जाना उसकी बहुत अच्छी विशेषताएं थी कि हमने इस चैप्टर में कई मानव पर्यावरण संबंधी चीज़ों के बारे में जाना। हमने उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, इन सभी जलवायु को जाना। वर्षा वन क्या होते हैं, वर्षा वनों में निवास करने वाले जंतुओं और जीवों उनको जाना। उसके बाद हमने अमेजन की नदी के जो बेसिन है उसको जाना, गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है उसको जाना। मोस्टली क्वेश्चन ये उठता है मेरे भाई कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के बारे में जानकारी दें तो जानकारी जो है वो इस तरीके से क्रमबद्ध होनी चाहिए जैसी हमने आपको अभी दी। सबसे पहले तो हमें उसको वो कहाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस किस मतलब अक्षांश के बीच में पाया जाता है, कौन सी इनकी जो है सहायक नदियां हैं, फिर कौन कौन से क्षेत्रों से ये जो नदियां हैं बहकर निकलती हैं, फिर इसके आसपास का जो डेल्टा बनता है उसका क्या प्रभाव है, फिर बेसिन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, बेसिन के आसपास जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है और पर्यावरण में उसका क्या सहयोग है, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से उसके आसपास के क्षेत्र में क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर उसके बाद उसके आसपास के जो कितने क्या है जो क्षेत्र हैं जैसे उस क्षेत्रों की जलवायु क्या होती है, उन जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, फिर वहाँ की जो लोग हैं उनके स्थानीय लोगों की जो खेती मतलब उनका जो रोजगार का जरिया है वो इस पे किस प्रकार जुड़ा हुआ है। ये जो सारे क्रम थे, इसके अलावा जो वहाँ के अभ्यारण्य हैं इन सभी को अपन पढ़ें तो ये पूरे क्रम को अगर सही तरीके से बनाए तब हम उनके बेसिन को या उसकी जानकारियों को
समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा चैप्टर था ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। इसमें अमेजन के बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के बारे में हमने जानकारी आप तक पहुंचाई। जो क्वेश्चन मैंने आपसे इसमें पूछा उसका कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा। और भी बहुत अच्छे चैप्टरों के साथ हम लगातार आपके साथ आते रहेंगे। हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर बहुत जरूर करिएगा। और जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।